नमस्कार, हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर सिविक्स पॉलिटिकल साइंस टीजीटी और पीजीटी वाला। तो जो प्रैक्टिस सेट से कंटिन्यू जुड़े हैं, एग्जाम आने के बाद उनका रिजल्ट उनके प्रैक्टिस सेट में दिखेगा, और जो आज भी सो रहे हैं उनके रिजल्ट में उनकी किस्मत भी सोएगी। हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। उसके पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हर प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं चैलेंज के रूप में, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले बताते हैं। तो ठीक, तो कल का क्वेश्चन आपको दिए थे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है, द्वितीय सदन होता है। ठीक, ये है आपका सवाल। कह रहा है कि विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन, मतलब विधानमंडल में द्वितीय सदन होगा ही होगा। ये कौन सी व्यवस्था है कि अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक, संघीय, 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, लॉजिक के साथ बता रहे हैं। ऑप्शन पहले सुनिए क्या है, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक, संघीय। अब देखिए, अध्यक्षात्मक और संसदीय इसमें नहीं होगा, क्योंकि आपको हम कल ही बताए थे प्रैक्टिस सेट में, एक चीज बताए थे क्या, कि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है और संसदीय व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर होती है। ठीक बात है, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध। तो कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव पाया जाता है या लगाव पाया जाता है। कल आपको विथ एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, कैसे जो है प्रधानमंत्री, कैसे सांसद भी हैं, फिर वही प्रधानमंत्री भी हैं, एग्जाम्पल के साथ बताए थे। तो इस तरह का सिस्टम जो है, जो अलगाव और लगाव पाया जाएगा, तो वो अध्यक्षीय और संसदीय के बंटवारे का आधार होगा। ठीक बात है। लेकिन ये जो हमारा प्रश्न है जो कल आपको दिए थे, उसका आधार है, उसका क्वेश्चन का जो आंसर पहले सुन लीजिए, करेक्ट है संघीय। ठीक, अब क्यों होगा संघीय, उसका उत्तर क्यों होगा, इसलिए कि जो विधानमंडल होता है, हर देश में विधानमंडल है। ठीक बात है, हर देश में विधानमंडल होगा। विधानमंडल मतलब कौन, जो विधि बनाता है, जो कानून बनाएगा। इसका शब्द समझ लीजिए क्या है, विधानमंडल मतलब जो कानून बनाए, जो विधि बनाए, हर देश में होते हैं। ठीक है, इनका नाम अलग अलग है, विधानमंडल का हर देश में नाम अलग अलग। कैसे, भारत में जो विधानमंडल है उसका नाम क्या है, संसद। ठीक, भारत विधानमंडल नाम क्या है, संसद। अमेरिका में इसी विधानमंडल का नाम क्या है, कांग्रेस। समझ रहे हैं, कांग्रेस कहते हैं। ब्रिटेन में इसी विधानमंडल का क्या नाम है, पार्लियामेंट। ठीक है, इसी तरीके हर देश में, कहीं मजलिस है, कहीं सूरा है, ठीक है, मालदीव, ईरान, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो हमारे भारत में जो विधानमंडल है उसको बोला जाता है संसद। इसमें 2 सदन है, एक सदन है लोकसभा, प्रथम सदन जिसको बोलते हैं, और द्वितीय सदन है आपका राज्यसभा। ठीक बात है। अब ये जो सवाल है द्वितीय सदन का, ये इसी राज्यसभा के बारे में है कि ये किस व्यवस्था में कंपलसरी द्वितीय सदन होगा ही होगा हर देश में। तो ये होता है संघीय व्यवस्था में, इसलिए कि संघीय व्यवस्था का मतलब समझ लीजिए, 2 पैरेलल सरकारें। एक सरकार होगी केंद्र में, जैसे अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी तरीके राज्य में, हर राज्य में एक पैरेलल समानांतर सरकार होगी। जैसे आप हर राज्य में देख लीजिए, यूपी में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बंगाल में किसकी है, ममता बनर्जी जी की है। ठीक है, उसी तरीके शिंदे साहब कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, इसी तरीके अलग अलग राज्यों में, यानी राज्यों में सरकारें हैं और एक केंद्र में सरकार। 2 पैरेलल सरकार जब होगी उसको कहा जाता है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था जब संसद जो होती है, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट निर्वाचन होता है और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो जो राज्य है हमारे, चूंकि संघीय व्यवस्था है, इन राज्यों की बातों को कौन रखेगा केंद्र में, इसलिए द्वितीय सदन होती है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आया, ये है इसका लॉजिक। तो संघीय व्यवस्था में द्वितीय सदन होगा, ये इसका लॉजिक है। चलिए अब हम आज के प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। सभी, पहला क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, यह किसने कहा था। कथन का क्वेश्चन है, जो कि पूछता है पहला ब्राइस, दूसरा लिंकन, तीसरा लास्की, चौथा लॉवेल। करेक्ट आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था ये बात
क्या कहा था कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लिंकन की एक और फेमस परिभाषा है डेमोक्रेसी के बारे में, क्या प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र के बारे में है कि प्रजातंत्र क्या, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये दोनों डिफिनेशन बहुत पूछी जाती है। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, ये सवाल आ गया, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है। तो कौटिल्य के अनुसार पूछा है, ऑप्शन दिए हैं 4। पहला है मित्र, इसको तो कौटिल्य मानते हैं। दूसरा है मात, इसको भी मानते हैं। तीसरा है स्वामी या राजा, इसको भी मानते हैं। चौथा है सेना, यही नहीं होगा। अब यहाँ पे यूज किए हैं कौटिल्य, एक बात समझ रही है, दंड। ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए बता दे रहा हूं। दंड उन्होंने दिया है, क्योंकि दंड को सेना का समानार्थी, मतलब दंड का समानार्थी सेना कई बार माना जाता है। इसलिए अगर फैक्चुअल देखें, तथ्य बेस, बिल्कुल शब्दों पर जाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेना। लेकिन अगर हम इसका भाव देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं होगा। जो कौटिल्य के अनुसार निम्न में से राज्य का अंग नहीं, तो राज्य का अंग मतलब सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य दिया है वो पूछ रहा है। ठीक है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात कर रहा है। तो सप्तांग सिद्धांत में सेना नहीं आती, लेकिन दंड का पर्यायवाची माना जाता है। इसलिए बाद में आयोग ने क्या किया, इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन आपको चुनना ही आया तो यही चुनोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। पहला है बहुलवादी, दूसरा है नव यथार्थवादी, तीसरा है यथार्थवादी, चौथा है संरचनात्मक यथार्थवादी। अब देखिए टीजीटी में आपका एकलवाद बहुलवाद जो संप्रभुता है आपका टीजीटी में, और एकलवाद बहुलवाद उसमें थियोरी जो आएगी आपकी, आप टीजीटी में पढ़ोगे। यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद आपको पीजीटी में रहेगा। अब सवाल ये पूछा है कि राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, मतलब राज्य को सबसे ज्यादा वैल्यू देने के पक्ष में नहीं है। सीधी भाषा, देसी भाषा में समझिए। तो देखिए तीनों सिद्धांत कमोबेश राज्य को केंद्रीय महत्व देते हैं, नव यथार्थवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद। जब ये थियरी चलेगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुलवाद। क्योंकि बहुलवाद क्या कहता है कि राज्य भी अन्य संघों की तरह एक संघ है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ऑप्शन 4 है अर्नेस्ट बार्कर, एस.जे. लॉस्की, टी.एस. ग्रीन, एक्टन, और करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड एक्टन। पूछता है बार बार, देखिए थोड़ा हेर फेर कर देगा। पूछ रहा है स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अब ये भी दे सकता है स्वतंत्रता समानता का सह अस्तित्व संभव नहीं है। अगर ये दे दे, शब्दावली चेंज कर दे, तो भी आप क्या मारोगे, लॉर्ड एक्टन। एक और व्यक्ति था जो स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानता था, उनका भी पूछा जाता, मतलब जिनका पूछा जाता है। ठीक है, टॉकविले का, ठीक है, टॉकविले का भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं। आपको तिलक के बारे में पूछ रहा, क्या उनसे संबंधित नहीं है। ठीक, पहला, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। दूसरा, वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। ठीक बात है। अब देखिए कई बार आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, तरीकों से कह रहा है क्वेश्चन। देखिए नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे, नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। 180 डिग्री अपोजिट है, एकदम उल्टा, दोनों बातें एकदम अपोजिट कह रही। आपको ये बात तर्क से पकड़ लेनी, अगर इस टाइप से बात आ जाए एकदम अपोजिट एक दूसरे के, तो मैक्सिमम चांसेस है उसी में से दो में से एक ऑप्शन सही होगा, अगर आप वहां से पकड़ लेते हो क्वेश्चन। हम तीसरा चौथा भी देखेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों में हिंसा में विश्वास रखते थे। अगला है, उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया। अब आपको पढ़ाए थे पीछे के प्रैक्टिस सेट में क्या, बाल, पाल और लाल। ठीक है, इनकी जोड़ी थी बाल, पाल और लाल। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तीनों कैसे माने जाते थे, उग्रवादी, गर्मपंथी। ठीक है, उग्रवादी या गर्मपंथी कहा जाता है। तो जो गर्मपंथी होगा वो नरमपंथी किस विचारों से प्रसन्न नहीं होगा, उनके तरीकों से। तो ऑप्शन सही क्या होगा, नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। जो उनका अनुनय विनय का तरीका था ना, ये उसको पसंद नहीं करते थे। क्या जो है जी हजूरी कर रहे हो जाके, इनके कहने का मतलब था। ये लोग कैसे थे, नरमपंथियों के उद्देश्य तरीकों से प्रसन्न नहीं थे ये लोग। ठीक है, इसलिए इनसे संबंधित जो पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं, यही संबंधित नहीं होगा, क्योंकि
तरीकों से अप्रसन्न थे, ये बात तो क्लियर है, प्रसन्न नहीं थे, तो यही आंसर सही होगा। अगला देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों में हिंसा में विश्वास रखते थे, गर्मपंथी रखते ही हैं, उग्रवादी जो उग्रपंथी रखते ही हैं, ठीक है। और उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तिलक जी के बारे में। इनके दोनों आप याद रखिए रहिए, एक है केसरी और दूसरा है मराठा, दोनों पत्र, ठीक है। देखिए, एक है मराठा और एक है केसरी। बात लेकिन क्या याद रखनी है, मराठा मराठी में नहीं है, समझ लीजिए, सीधा नहीं लगाना है, उल्टा लगा देना है। केसरी तो है, जो केसरी है वो किस भाषा में छपता था, मराठी में, ठीक है। लेकिन जो मराठी है, वो जो मराठा पे है पत्र, वो मराठी में नहीं छपता था, वो अंग्रेजी में छपता था, ठीक, ऐसे लगाना है। केसरी मराठी में, लेकिन मराठा अंग्रेजी में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? बहुत पूछा जाने वाला सवाल है ये। ऑप्शन देखिए, आप जानते ही होंगे, चौधरी रहमत अली, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और नेहरू ऑप्शन दिया है। इसमें सही ऑप्शन है महात्मा गांधी, MK गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। तो बाबू खत्म हो चुका है डेट, अब इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत देर कर दिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया। अब आपको प्रस्तावना जब पढ़ाए थे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको 3 शब्द हम बताए थे, क्या बताए थे? अगर सवाल पूछे, ठीक है, अंगीकृत, सवाल पूछे अंगीकृत, सवाल पूछे स्वीकृत और सवाल पूछे आत्मार्पित, 3 शब्द आपको बताए थे, एकदम प्रस्तावना में ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। सवाल अंगीकृत, स्वीकृत या आत्मार्पित, तीनों में से कुछ भी पूछे, उसकी डेट क्या होगी? 26 नवंबर 1949, ठीक है, डेट क्या होगी? 26 नवंबर 1949। तो यहां पर पूछ रहा है अंगीकृत और स्वीकार, मतलब अंगीकृत और स्वीकृत, स्वीकार मतलब स्वीकृत, निम्न में से किस वर्ष में किया गया? आपको बताए थे, प्रस्तावना है, नेट JRF वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो 1950 आप लगाते हो, वो आप क्या लगाते हो? संविधान के लागू होने की तिथि है, ठीक है। 26 जनवरी जो आप लगाते हो, सॉरी 26 जनवरी 1950 जो आप लगाते हो, लागू होने की तिथि है, ठीक, लागू होने की। स्वीकृत, अंगीकृत, आत्मार्पित की तिथि 1949 है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, अब देखिए सवाल आ गया फिर, अब यहाँ पे लागू होने की पूछ रहा है, वही जो पीछे बात हो रही थी कि अगर लागू होने की बात करें तो आप जाओगे 26 जनवरी 1950 पर, यहां आप 26 नवंबर पे नहीं जाओगे। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाने जाते थे व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, दलीय व्यवस्था संबंधी विचारों के लिए, मूल्य विहीन व्यवस्था के लिए, समाजवादी अवधारणा के लिए। तो दलीय व्यवस्था संबंधी विचारों के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन इनका जो मेन आइडेंटिटी थी वो समाजवादी अवधारणा के लिए, समाजवादी विचारक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है। अब देखिए सवाल पूछ, कीवर्ड पकड़िए, क्या पूछ रहा है सवाल कि कौन सा अनुच्छेद क्या है? संसद को नागरिकता की बात पूछ रहा है, नागरिकता को नियमित करने की यानी रेगुलेट करने की, यानी नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति कौन आर्टिकल प्रदान करेगा? तो पहले नागरिकता समझ लीजिए भारतीय संविधान के भाग 2 में है, ठीक बात है, भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक, ठीक। अब 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में नागरिक, ये दोनों बातें ही पूछता है, नागरिकता किस भाग में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ये 5 से 11 तक में जो लास्ट का आर्टिकल है, 11वीं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 11, उसमें क्या है? उसी में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो क्या कर सकता है? नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, और उसने बनाया भी और समय समय बनाते भी हैं, तो उसका पावर जो है वो इसी डी से है, आर्टिकल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 13, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 14 जो है आप जानते होंगे समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19
वाक्य और भेद की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। नेक्स्ट सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। आयु 65 वर्ष करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, मतलब किस अनुच्छेद में ये बात दी गई, ये सवाल है। ठीक ठीक। अब आर्टिकल पूछ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो आयु 65 वर्ष होगी, यानी उनके कार्यकाल की आयु जो 65 साल तक होगी, वो बात लिखा है संविधान के अनुच्छेद ना तो 29 में, ना 28 में, ना 25 में, लिखा किस में है? 124 में। मान लीजिए और डीप में चला गया, ऐसा पूछा 124 1, 124 2, 124 3, 124 4, बहुत रेयर पूछता है। तो 124 क्या है? 2 सब आर्टिकल 124 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूछ रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? सवाल कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है, किसके द्वारा नहीं की जाती है। अब किसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है ये आपको पता होगा तो आप अपने आप लगा लोगे। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल करेगा। महाधिवक्ता करता है, करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करता है, हाँ करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक। लेकिन 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 एक बात जो ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ की जब बात आएगी तब राष्ट्रपति मत मार देना, तब राज्यपाल सही होगा। मतलब नियुक्ति राज्यपाल करेगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, लेकिन शपथ दिलाएगा राज्यपाल। ये लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आप सोचते हो, अच्छा आप जनरली मान लेते हो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है और राज्यों में हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता होगा। ऐसा नहीं है, हमारे एकीकृत न्याय प्रणाली की है, राज्यों के लिए नहीं होता हाई कोर्ट, एकीकृत न्याय प्रणाली है, ठीक। तो इसलिए राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। चलो भाई, तो अगला सवाल है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, ठीक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, ठीक है। सवाल का मूल बात क्या पूछ रहा है? कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। अब पूछ कहाँ रहा है? राज्य में। तो देखिए थोड़ा सा सिस्टम को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि भारत में कौन सी व्यवस्था आप जानते होंगे? संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? दो पैरेलल सरकारें होती, एक संघ में होगी, एक राज्य में होगी, ठीक है। तो एक सरकार आपकी संघ में हो गई संघात्मक व्यवस्था में, और दूसरी सरकार आपकी कहाँ होती है? राज्य में, ठीक। तो जो संघ में आपकी सरकार है उसका जो कार्यपालिका का प्रधान होगा वो होता है राष्ट्रपति, ठीक। और जो आपकी राज्य में सरकार होती है उसके जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। सही बात, सही बात है। तो अब सही बात है तो सही सवाल क्या पूछ रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संघ की तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है राज्य की, तो प्रधान कौन हो जाएगा? राज्यपाल। तो ढूंढिए ऑप्शन नंबर 3, सवाल का आंसर क्या है? चलिए नेक्स्ट सवाल अगला है। अगला सवाल देखिए, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? पूछ रहा है विधानसभा की और अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक। ऑप्शन दिया है 400, 450, 500, 550, ठीक है। तो जब, अब देखिए 550 गलत है, 450 गलत है, 400 गलत है, सही आंसर है 500। क्या आपको याद है किसी भी राज्य में, किसी भी भारत के किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य संख्या कहीं नहीं है? मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है, वहां भी 500 पार नहीं है, 500 के नीचे है, ठीक है, 403। अब देखिए अगर आप जाएंगे किस आर्टिकल में, आपको जाना है संविधान के अनुच्छेद 170 में। जब आप संविधान का अनुच्छेद 170 खोलेंगे तो वहां पर अधिकतम न्यूनतम सदस्य संख्या दी है, वहां पर लिखा है कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। तो 500 वाला गणित तो आपको समझ में आ रहा होगा, 500 से ज्यादा कहीं नहीं है, तो भैया सही है। लेकिन 60 वाला जब आप सुनोगे, न्यूनतम मतलब कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से कम नहीं हो सकती, तो आप कहोगे ऐसा कैसे होगा? सिक्किम में तो 32 ही है,
केरल में तो 40 ही है, तो 60 से कम हो गए, ये कैसे हो गए? तो उसके लिए अलग से सेपरेट सिस्टम बनाया गया, उसकी अलग प्रोविजन किया गया, लेकिन जनरली उसने कहा है कि अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम 60, ये बात 170 में लिखी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 500, क्योंकि आपको पूछ रहा है अपर लिमिट, अधिकतम पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है पूछ रहा है, तो आपको किन किन राज्यों में विधान परिषद आपको पता है? पता है तो आप उसको बताइए कमेंट बॉक्स में, किन किन राज्यों में। हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, क्या अब तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है, पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। तो उत्तर उसका उस समय के हिसाब से क्या था? उत्तराखंड, ठीक बात है, ये सवाल पुराना है, पहले का विधान परिषद वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, निम्न में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है लोकसभा, लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, हाँ लोकसभा भंग होती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। विधानसभा भंग होती है, लेकिन राज्य विधान परिषद भंग नहीं होती। ठीक है, अब दो हैं जो भंग नहीं होती, लेकिन अगर समाप्त करने की बात आए तो केवल विधान परिषद है जिसको समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा को आप समाप्त नहीं करोगे, अनवरत रहेगी संघात्मक व्यवस्था में राज्यसभा। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर डी हुआ, राज्य विधान परिषद। न तो भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है या पोलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पोलिस आपका यूनानी ग्रीक भाषा का है, ठीक है। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया सवाल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। टीजीटी पूजीटी में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है ये सबसे ज्यादा पूछा गया कथन है ये कि राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य है, या राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये कथन किसका है? सबसे ज्यादा यही कथन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी की हिस्ट्री में, और आंसर क्या है? गार्नर। जिसको ये भी कथन नहीं पता है, जान लीजिए उसने कभी तैयारी शुरू नहीं की है अभी, या तो पहली बार तैयारी कर रहा है या उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, टीजीटी का पेपर देखा ही नहीं है। अगला देखो, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, ये कथन गार्नर का है नहीं, मैक्यावर का है नहीं, ये कथन किसका है? सिले का है, ठीक है। सिले राज्य के लिए भूभाग के अस्तित्व को एक्सेप्ट सिले नहीं करता, मतलब सिले का कहना है कि बिना भूभाग के भी राज्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सब, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बहुत ही फेमस कथन है, बहुत ही और बहुत ज्यादा पूछता है। कौन? जो राज को एकदम चरम पर लेकर चला जाता है, कौन? हीगल। इसी के दर्शन से प्रभावित होकर एक से एक दुनिया में तानाशाह पैदा हुए, चाहे मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, सबने सहारा लिया हीगल का, ठीक है। हीगल एक आदर्शवादी दार्शनिक था, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और फांसीवादी नाजीवादी तानाशाह तो ढूंढते ही रहते हैं ऐसा दर्शन उनको जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता, सरकार। मैंने पीछे ही बताया कि बहुत लोग क्षेत्र को नहीं मानते, निश्चित भूभाग को, कोई सरकार को नहीं, लेकिन संप्रभुता को सभी मानते हैं। इसको राज्य की आत्मा माना जाता है, अगर संप्रभुता नहीं तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। इस प्रकार से आपका ये प्रैक्टिस सेट यहां पर समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, यानी नंबर 5, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार।